दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने इस समाज के लिए, देश के लिए बड़ा नाम कमाया। लेकिन आज हम जिस महिला की बात करने जा रहे हैं, उसने विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष झेलकर उन सभी महिलाओं से 2 कदम आगे नाम कमाया। महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उनके पिता का नाम खंडोजी नैवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ साथ भारत की नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थी। इन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा। कई बार तो दोस्तों ऐसा भी हुआ जब इन्हें समाज के ठेकेदारों द्वारा पत्थर भी खाने पड़े। आज़ादी के पहले तक महिलाओं की गिनती 2 दर्जे में होती थी। उन्हें एक अलग नज़र से, अलग भावना के साथ देखा जाता था। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। अगर बात 18वीं सदी की करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। वह जब स्कूल पढ़ने जाती थी तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। इस सब के बावजूद वह अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी और लड़कियों व महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, शिक्षा का हक दिलाया। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ने अपने पति समाजसेवी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। सावित्रीबाई का विवाह बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। उनका विवाह महज 9 साल की उम्र में ज्योतिबा फुले से हो गया था। शादी के बाद वह जल्द ही अपने पति के साथ पुणे आ गई। विवाह के समय वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बहुत लगता था। उनके पढ़ने और सीखने की लगन से प्रभावित होकर उनके पति ने उन्हें आगे पढ़ाना और लिखाना सिखाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और एक शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई ने 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। 1 वर्ष में सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में भी सफल हुए। दोस्तों, तत्कालीन सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए 1848 में महिला बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, सोच सकते हैं। इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं आप कर सकते। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों को पढ़ने का भी बंदोबस्त खुद किया। भारत में आज़ादी से पहले समाज के अंदर छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियां व्याप्त थीं। सावित्रीबाई फुले का जीवन बेहद ही मुश्किलों भरा रहा। दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें एक बड़े वर्ग द्वारा विरोध भी झेलना पड़ा। वह स्कूल जाती थी तो उनके विरोधी उन्हें पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंकते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी और अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी हुई साड़ी बदल लेती थी। आज से 1 सदी पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोलने में अहम भूमिका निभाई और इसकी शुरुआत की। देश में विधवाओं की दुर्दशा भी सावित्रीबाई को बहुत दुख पहुंचाती थी, इसलिए 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रय खोला। वर्षों के निरंतर सुधार के बाद 1864 में इसे एक बड़े आश्रय में बदलने में वो सफल हुई। उनके इस आश्रय गृह में निराश्रित महिलाओं, विधवाओं, उन बाल बहुओं को जगह मिलने लगी जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। सावित्रीबाई उन सभी को पढ़ाती लिखाती थी। उन्होंने इस संस्था में आश्रित एक विधवा के बेटे यशवंत राय को गोद लिया था। उस समय आम गांव में कुएं पर पानी के लिए दलित और नीच जाति के लोगों का जाना वर्जित था।
यह बात उन्हें अपने पति को बहुत परेशान करती थी, इसलिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक कुआं खोदा ताकि वह लोग भी आसानी से पानी ले सकें। उनके इस कदम का उस समय बहुत विरोध भी किया गया। सावित्रीबाई के पति ज्योतिराव का निधन 1890 में हो गया। उस समय उन्होंने सभी सामाजिक मानदंडों को पीछे छोड़ते हुए अपने पति का अंतिम संस्कार किया और उनकी चिता को अग्नि भी दी। इसके करीब 7 साल बाद 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली तो पूरा क्षेत्र प्रभावित हो गया और इस प्रभावित क्षेत्र में लोगों की सावित्रीबाई फुले ने भरसक मदद की। इस दौरान मदद करते करते वो सावित्रीबाई फुले खुद प्लेग की शिकार हो गईं और 10 मार्च 1897 को उन्होंने अंतिम सांस ली। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।